एस के पांडे की किताब मध्यकालीन भारत का इतिहास, पेज नंबर 20 से 27 तक। अध्याय 3, अरबों का सिंध विजय। स्रोत अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वृतांत घचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। यह अरबी भाषा में लिखित ग्रंथ है। बाद में अबू बकर कुफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के समय में उसका फारसी में अनुवाद किया। अरबों का सिंध अभियान पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के लिए 4 मार्ग थे, एक जल मार्ग और 3 स्थल मार्ग। जल मार्ग समुद्री तट के साथ साथ था। 3 स्थल मार्गों में एक हैबर की घाटी में, दूसरा बोलन की घाटी में तथा तीसरा मकरान के किनारे किनारे था। अरबों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए इन चारों मार्गों का उपयोग किया। थाना, देवल, खंभात, सोपारा, कोलिमल्ली और मालाबार के बंदरगाहों से अरबों के सदियों पुराने व्यापारिक संबंध थे। वस्तुओं से लदे जहाज इन बंदरगाहों से सीरिया और मिस्र होते हुए यूरोप तक जाते थे। किंतु 8वीं शताब्दी में अरबों के सिंध पर हुए आक्रमण के कारण यह संबंध समाप्त हो गया। मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पूर्व खलीफा उमर के समय में 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाना की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया, परंतु वह असफल रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए। इसके बाद अनेक अरब व्यापारी भारत के मालाबार समुद्र तट पश्चिमी तट तक पर आकर बस गए, जिसके फलस्वरूप दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरा अभियान खलीफा उस्मान के समय में 644 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में स्थल मार्ग द्वारा मकरान के पश्चिमी सिंध में किया गया। उमर सीस्तान की विजय कर मकरान की ओर अग्रसर हुआ तथा मकरान और सिंध के शासकों को पराजित किया, किंतु सिंध की विजय के बाद भी उसे अपने राज्य में मिलाना उपयुक्त नहीं समझा। खलीफा को यह बताया गया कि सिंध में पानी व फलों की कमी है तथा वहां के डाकू बहुत साहसी हैं। सिंध की प्राकृतिक कठिनाइयों के कारण अरबों ने इस पर पुनः आक्रमण करने की बहुत दिनों तक साहस नहीं किया। कुछ समय पश्चात अलेरीस ने 659 ईस्वी में अगला अभियान प्रारंभ किया, किंतु वह मारा गया। 664 ईस्वी में अल-मुहल्लब ने पुनः इस कार्य को प्रारंभ किया, किंतु वह भी मारा गया। अंत में 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरबों ने बलूचिस्तान व मकरान जीत लिया। इस प्रकार सिंध की विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। सिंध पर आक्रमण करने का अरबों को एक अच्छा बहाना भी मिल गया। 708 ईस्वी में दशमिक के खलीफा वलीद और उसके इराकी गवर्नर हज्जाज के लिए भेंट लेकर सिंगल के राजा के यहां से एक अरब जहाज इराक जा रहा था। इस जहाज में कुछ पितृहीन मुस्लिम युवतियां थीं। सिंध के बंदरगाह देवल के पास लुटेरों ने जहाज को लूट लिया। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। हज्जाज ने दाहिर के पास लुटेरों को दंडित करने का संदेश भेजा, किंतु दाहिर ने यह उत्तर दिया कि लुटेरे उसके अधीन नहीं है और न ही उन पर उसका कोई नियंत्रण है। सिंध में अनेक लुटेरे जातियां बसी हुई थीं। इनमें मेड़, तनकामर, कुर्क और संगार की जातियां बहुत उत्पात किया करती थीं। ये समुद्र के तट पर रहते थे। व्यापारी जहाज को लूटना ही उनका मुख्य धंधा तथा जीविका का साधन थी। इन पर दाहिर का शासन नाम मात्र का था। इस घटना के बाद हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 711 ईस्वी में उसने उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान भेजा, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। दूसरा अभियान समुद्री मार्ग से बुदैल के नेतृत्व में भेजा गया। इसके साथ ओमन से नौसेना भेजी गई। बुदैल भी पराजित हुआ और मारा गया। तत्पश्चात मीर कासिम के नेतृत्व में अभियान भेजा गया। मीर कासिम का आक्रमण और देवल का पतन 712 ईस्वी तक ओबेदुल्लाह और बुदैल के पराजित होने के बाद हज्जाम ने सिंध विजय का दायित्व मीर कासिम को सौंपा, जो उसका दामाद और भतीजा दोनों था। इस समय उसकी आयु मात्र 17 वर्ष थी। वह वीर और कुशल सेनानायक था। मीर कासिम मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। उसके साथ सीरिया और इराक के 6000 चुने हुए घुड़सवारों, 6000 ऊंट सवारों व 3000 भारवाही ऊंटें थीं। जल मार्ग से 5 बड़ी मशीनें भेजी गई। एक मशीन के साथ 500 आदमी थे एवं 5 मशीनों मिलकर 2500 सैनिक थे। मकरान के पास वहां का गवर्नर मोहम्मद हारून भी अपनी सेना सहित उसके साथ हो लिया। मकरान से मोहम्मद बिन कासिम देवल की ओर बढ़ा। मार्ग में जाटों और मेड़ों को भी अपने पक्ष में कर लिया।
वे मीर कासिम से इसलिए मिल गए थे कि उनके साथ सिंध के राजा दाहिर का व्यवहार अच्छा नहीं था। वहां के बौद्ध भी दाहिर से असंतुष्ट थे और उन्होंने आक्रमणकारियों का स्वागत किया। एक विशाल सेना के साथ 712 ईस्वी में मीर कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा और उसे घेर लिया। दाहिर या तो भयभीत होकर या फिर मोर्चा की दृष्टि से सिंध के पश्चिमी प्रदेशों को छोड़कर उसके पूर्वी किनारे पर युद्ध की तैयारी में लग गया। अरबों ने देवल पर अधिकार कर लिया। 3 दिन तक जनसंहार होता रहा। 17 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा शेष को गुलाम बना दिया गया। देवल पर अधिकार के बाद मीर कासिम नीरून की ओर प्रस्थान किया। इस समय नगर पर बौद्ध भिक्षुओं व ब्राह्मणों का अधिकार था। बौद्धों ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। नीरून के बाद मीर कासिम सेहवान की ओर बढ़ा। सेहवान पर दाहिर का चचेरा भाई बजरा का शासन था। इसने अरबों का मुकाबला करना चाहा किंतु नगर निवासी अधिकांश बौद्ध थे, वे युद्ध नहीं करना चाहते थे। बजरा ने नगर छोड़कर बुधिया के जाटों के पास शरण लिया। सेहवान के निवासियों ने नगर अरबों को सौंप दिया तथा जजिया देना स्वीकार कर लिया। सेहवान से कूच कर मीर कासिम जाटों पर आक्रमण किया, क्योंकि जाटों ने बजरा को शरण दिए थे। बजरा ने जाटों की सहायता से मीर कासिम का मुकाबला किया किंतु मारा गया। जाटों का एक मुखिया काक मीर कासिम से मिल गया। सिंधु नदी को पार करने के लिए मीर कासिम ने नावों के पुल बनाने की आज्ञा दी। दाहिर इस आक्रमण से चकित रह गया तथा अपने सेना के साथ भागकर रावर में शरण ली। मीर कासिम दाहिर पर आक्रमण किया। दोनों के बीच युद्ध हुआ किंतु दाहिर पराजित हुआ और मारा गया। राजा दाहिर के मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा रानी बाई ने वीरतापूर्वक रावर दुर्ग की रक्षा की। रानी बाई के नेतृत्व में सिंध की स्त्रियों ने अपने पुरुषों के पापों का प्रायश्चित करने का प्रयत्न किया। रानी वीरतापूर्वक लड़ी, किंतु सफलता न मिलने पर अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। रावर से मीर कासिम ने ब्राह्मणवाद की ओर प्रस्थान किया। उस समय वहां दाहिर का बेटा जयसिंह शासन कर रहा था। 6 माह तक मोर्चाबंदी के बाद जयसिंह का राजमंत्री मीर कासिम से मिल गया। अंत में विवश होकर जयसिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा बाद में वह मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण्याद के पतन के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की दूसरी विधवा रानी लाड़ी और 2 कन्याओं सूर्य देवी और परमल देवी को बंदी बना लिया। ब्राह्मणवाद के बाद मीर कासिम ने सिंध की राजधानी अरोर पर अधिकार कर लिया। उस समय यहीं दाहिर के पुत्रों का अधिकार था। इसके साथ ही संपूर्ण सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। मुल्तान सिंध विजय के बाद 713 ईस्वी में मीर कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। 2 माह के घेरा के बाद वह मुल्तान पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। अरबों को मुल्तान से इतना सोना प्राप्त हुआ कि उसे स्वर्ण नगरी पुकारा जाने लगा। मुल्तान विजय के बाद मीर कासिम शेष भारत के विजय की योजना बनाने लगा। कन्नौज विजय के लिए उसने अबू हकीम के अधीन 10,000 अश्वारोही सेना भेजी, किंतु इस योजना के कार्यान्वयन से पूर्व ही मीर कासिम का अंत हो गया। मीर कासिम की मृत्यु और पश्चिमी भारत के अन्य क्षेत्रों पर अरबों की असफलता 714 ईस्वी में खलीफा वलीद की मृत्यु के बाद नया खलीफा सुलेमान बना। ये हज्जाज का शत्रु था। मीर कासिम हज्जाज का भतीजा और दामाद था। इस कारण सुलेमान को उससे भी द्वेष थी। उसने मीर कासिम को वापस इराक बुलाया और घोर यातनाएं देकर उसका वध कर दिया। मीर कासिम के मृत्यु के संबंध में घटनाओं के विषय में मतभेद है। चचनामा के अनुसार दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्य देवी और मरमल देवी को, जिसे मीर कासिम ने ब्राह्मणवाद के पतन के बाद प्राप्त किया था, खलीफा सुलेमान के पास भेंट के रूप में भेजा। उन्होंने खलीफा से शिकायत की कि वह मोहम्मद बिन कासिम तक पहले ही उनके सतीत्व को नष्ट कर दिया है। अतः खलीफा क्रोध होकर मीर कासिम को मार डालने की आज्ञा दी। चचनामा की उपर्युक्त उल्लेख की सत्यता पर कुछ विद्वानों को संदेह है। मीर कासिम के मृत्यु के बाद भारत में अरबों का विस्तार शिथिल पड़ गया। अनेक सरदार स्वतंत्र हो गए। जयसिंह ने पुनः ब्राह्मणवाद पर अधिकार कर लिया। सुलेमान के पश्चात उमर द्वितीय खलीफा बना। 717 ईस्वी से 720 ईस्वी तक उसके समय में जयसिंह ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। अगला खलीफा हिशाम 724 ईस्वी से 743 ईस्वी तक बना।
इसके समय में जयसिंह ने इस्लाम धर्म त्याग दिया। हिशाम के समय में जुनैद सिंध का गवर्नर नियुक्त किया गया। वह पुनः एक बार भारत में अरब सत्ता को विस्तारित करने का प्रयास किया। उसने एक युद्ध में जयसिंह को कैद कर मार डाला। जयसिंह के अंत के साथ ही सिंध से हिंदू के राजवंश का अंत हो गया। सिंध पर सत्ता स्थापित होने के बाद जुनैद ने सिंध से बाहर भी अरब सत्ता को विस्तारित करने का प्रयास किया। जैसलमेर व जोधपुर के कुछ क्षेत्र, ब्रूमार तक, मालवा में उज्जैन, गुजरात के ओखामंडल अलकीराज तक व दक्षिण में भड़ौच बरबास तक पर धावा बोला। इस आक्रमण के फलस्वरूप राजस्थान के कुछ क्षेत्रों पर अरबों का अधिकार हो गया, किंतु वह स्थायी नहीं रहा। वह आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु समकालीन हिंदू शासकों ने उसके अभियान को विफल कर दिया। इन शासकों में चालुक्य शासक पुलकेशिराज अवनिजनाश्रय, प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम, गुर्जर राजा जयभट्ट, बल्लभी का शासक शीलादित्य पंचम, कश्मीर कानगढ़ा का शासक मुक्तापीड ललितादित्य और यशोवर्मन प्रमुख हैं। पुलकेशिराज अवनिजनाश्रय के नौसारी अभिलेख में उसे अरबों को हराने के कारण दक्षिण पथ के ठोस स्तंभ की उपाधि प्रदान की गई है। भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों अथवा अरबों को परास्त करने का श्रेय दिया जाता है। प्रतिहार राजा अरबों के सबसे बड़े शत्रु थे। इसी कारण अरबों को मान्यखेत के राष्ट्रकूटों से संधि करनी पड़ी थी। जुनैद के बाद तमीम सिंध का गवर्नर नियुक्त हुआ। वह शिथिल और कमजोर था। उसके समय में जुनैद के जीते हुए प्रदेश स्वतंत्र हो गए। केवल सिंध ही अरबों के अधीन रह गया। वहां भी स्थित है सुरक्षित नहीं रही। तब उन्होंने एक झील के किनारे अलहिंद की सीमा पर अल महफूज सुरक्षित तक नामक एक नगर बसाया। 750 ईस्वी में दशमिक में एक क्रांति के फलस्वरूप उमैया खलीफाओं का स्थान अब्बासी खलीफाओं ने ग्रहण कर लिया। अब्बासी खलीफा अल मंसूर 745 ईस्वी से 775 ईस्वी तक के समय अरबों ने पुनः सिंध में अपनी प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुए। इसके बाद खलीफाओं का नियंत्रण दिन प्रतिदिन कम होने लगा। सिंध के अधिकांश सरदार स्वतंत्र हो गए। 9वीं शताब्दी के अंत में सिंध से खलीफा का नियंत्रण पूरी तरह समाप्त हो गया। सिंध में मंसूरा और मुल्तान केवल 2 छोटी रियासत ही अरबों के नियंत्रण में शेष रह गई। सिंध विजय का प्रभाव। सिंध में अरब शासन 12वीं शताब्दी तक था। भारत पर अरबों के प्रभाव को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ भारत पर अरब आक्रमण के प्रभाव को शून्य मानते हैं, परंतु ये पूर्णतः सत्य नहीं है। भारत पर सिंध विजय का प्रभाव बहुत सीमित रहा। अरब इस्लाम धर्म को न तो एक राजनीतिक रूप दे सके और न ही इसे सामाजिक सांस्कृतिक घटक का जामा पहना सके। वे हिंदुओं और बौद्धों के उच्चकोटि के नैतिक आचरण एवं भारतीय संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित हुए। स्थानीय प्रशासन चलाने के लिए बड़े पैमाने पर ब्राह्मणों और बौद्धों को शामिल किया गया। परिणामस्वरूप शासक तथा शासित वर्ग के बीच अच्छे संबंध स्थापित हो गए। अंततः हिंदू संस्कृति ने इस नव शासक वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। आरंभ से ही बलपूर्वक धर्म परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं किया गया। बौद्धों, हिंदुओं और अग्निपूजकों को जिम्मी का दर्जा दिया गया। जिम्मी का अर्थ एक ऐसी संरक्षित जनता जो मुस्लिम शासन को स्वीकार करती है और जजिया देने पर सहमत है। सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक मीर कासिम था। अरब शासकों ने भारतीय भाषाओं, साहित्य, दर्शन, खगोल विज्ञान, गणित एवं औषधि तथा अन्य विषयों का अध्ययन किया तथा इससे अत्यधिक प्रभावित हुए। अल-बरूनी के अनुसार अरबों द्वारा प्रयुक्त संख्याओं के चिन्ह हिंदू चिन्हों के सर्वसुंदर उदाहरण हैं। हिंदसा संख्या का अरबी नाम तक का मूल स्थान भारत है। अबू मशर नामक अरब सिद्धांत ज्योतिषी ने बनारस जाकर ज्योतिषास्त्र का अध्ययन किया। खलीफा मंसूर के समय में अरब विद्वानों ने ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत और खंडखंडवाक अपने साथ ले गए तथा भारतीय विद्वानों की सहायता से इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद खुसरो प्रथम के समय में किया गया, जो नौशीरवां के नाम से विख्यात है। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलिलाह व दिमना है। वैज्ञानिक ज्योतिष के प्रथम सिद्धांत भी अरबों ने भारतीयों से ग्रहण किए। मंसूर के बाद हारून खलीफा 786 ईस्वी से 808 ईस्वी तक बना। वह विद्या प्रेमी था।
उसके समय में अरबों ने पश्चिमी तुर्किस्तान पर आक्रमण किया तथा वहां के नौ विहार नामक बौद्ध मंदिर के विद्वान महंत बरामका को बगदाद ले आए। खलीफा हारून उसके गुण और ज्ञान पर मुग्ध होकर उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बरामका ने भारतीय हिंदू विद्वानों को बगदाद बुलाकर चिकित्सा, दर्शन और ज्योतिष विद्या की संस्कृति भाषा की पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। अपने चिकित्सालयों का निरीक्षण भी उन्होंने भारतीय वैद्यों के साथ किया। कला के क्षेत्र में भी अरबों ने भारतीय कला का अनुकरण किया। भारतीय गायकों की प्रवीणता व हिंदू चित्रकारों की चतुरता से अत्यधिक प्रभावित हुए। मंदिरों के मंडपों के बुर्ज को उन्होंने मस्जिदों और मकबरों का बुर्ज बनाकर भारत की कला का अनुकरण किया। सिंध विजय के प्रभाव के संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सिंध में अरबों के अधिकार के साथ ही जीवन, विज्ञान व धर्म के अनेक क्षेत्रों में हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के पारस्परिक आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। अध्याय 4। गजनवी तथा गौर राजवंश। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी इस्लाम धर्म के अनुयायियों में से भारत में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले अरब थे। अरबों सिंध पर अधिकार करने में सफल रहे, किंतु उनकी सत्ता अस्थायी थी। वे इस्लाम व भारत के बीच आरंभिक संपर्क अवश्य स्थापित कर पाए, किंतु भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय तुर्कों को जाता है। तुर्क अरब व ईरानियों से भिन्न थे। इस्लाम के नवीन अनुयायी होने के कारण वे अत्यधिक धर्मांध थे। नस्ल की श्रेष्ठता के विश्वास ने उनके हथियार को और अधिक तीक्ष्ण कर दिया था। 8वीं शताब्दी में तुर्की ने मध्य एशिया से हटना आरंभ किए। सल्लुक, गिज, खिताई, कलून व इलबारी आदि विभिन्न जातियां एक के बाद एक करके इस्लामी प्रदेशों में प्रवेश करती चली गई तथा अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। गुर्जर प्रतिहार राज्य के विघटन के कारण भारत में राजनीतिक अनिश्चितता तथा प्रभुत्व के लिए एक नए दौर का प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी एशिया के आक्रमण और प्रसारवादी तुर्क राज्यों के उदय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 9वीं शताब्दी के अंत में ट्रांसोक्सियान, खुरासान तथा ईरान के कुछ भागों पर समानी शासकों का राज्य था, जिन्हें उत्तरी व पूर्वी सीमाओं पर तुर्कों से हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। इसी संघर्ष के कारण एक नए प्रकार के सैनिक गाजी का उदय हुआ। 10वीं शताब्दी के मुस्लिम साम्राज्य में एक बड़ी उथल-पुथल हुई। बगदाद के खलीफा निर्बल हो गए। समानी साम्राज्य के पतन के बाद उनका एक तुर्क गुलाम अलपतगीन ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। समाना राज्य के समाप्ति के बाद मध्य एशिया के कबीलों से इस्लामी क्षेत्रों की रक्षा का भार गजनवियों ने संभाल लिया। अल्पतगीन 933 ईस्वी से 963 ईस्वी तक अल्पतगीन बुखारा के समानी शासक अब्दुल मलिक का एक तुर्क दास था। वह असाधारण योग्यता और साहस का स्वामी था। अपनी साहस व परिश्रम के बल पर हजीबुल हज्जाब के पद पर नियुक्त हुआ। 956 ईस्वी में वह खुरासान का राज्यपाल नियुक्त हुआ। 962 ईस्वी में अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद उसके भाई और चाचा में उत्तराधिकार के लिए युद्ध आरंभ हो गया। अल्पतगीन ने चाचा का समर्थन किया, परंतु अब्दुल मलिक का भाई मंसूर सिंहासन प्राप्त करने में सफल हुआ। अल्पतगीन ने उत्तराधिकार के इस युद्ध में गलत पक्ष का समर्थन किया। भावी दंड के भय से वह गजनी की ओर प्रस्थान किया तथा वहीं अपनी स्थित है सुदृढ़ कर गजनवी वंश की स्थापना की। गजनी वंश ईरान की एक शाखा थी। अरब आक्रमण के समय इस वंश में शासक तुर्किस्तान चले गए। वहीं वे तुर्की के साथ इतना घुल मिल गए कि उनके वंशज तुर्क कहलाने लगे। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। गजनी वंश का अन्य नाम यामीनी वंश भी है। इस समय भारत के उत्तर पश्चिमी में हिंदूशाही राजवंश का राज्य था। इसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। काबुल भी उसके अधिकार में था। अतः गजनी और हिंदूशाही राजवंश की सीमाएं एक दूसरे से टकराने लगी। फलस्वरूप युद्ध होना अवश्यंभावी था। 963 ईस्वी में अल्पतगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इसहाक उसका उत्तराधिकारी बना। इसहाक यह अल्पतगीन का पुत्र था। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। ये केवल 3 वर्ष तक शासन किया। बलक्तगीन यह इसहाक का सेनापति था। इसहाक की मृत्यु के बाद गद्दी पर अधिकार कर लिया। 972 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई।
पीराई पीराई अल्पतगीन का एक गुलाम था। बलक्तगीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। यह अत्याचारी एवं अयोग्य था। इसके समय में हिंदुशाही वंश के राजा जयपाल ने पीराई के विरुद्ध अपने पुत्र के नेतृत्व में एक सेना भेजी, किंतु सुबुक्तगीन ने उस सेना पर अचानक आक्रमण कर उसे समाप्त कर दिया। 977 ईस्वी में पीराई को हटाकर सुबुक्तगीन ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। सुबुक्तगीन 977 ईस्वी से 999 ईस्वी तक सुबुक्तगीन अल्पतगीन का एक दास था, परंतु बाद में उसका दामाद बना। नासिर हाजी नामक एक व्यापारी उसे तुर्किस्तान से बुखारा लाया, जिससे अल्पतगीन ने खरीदा था। वह बुद्धिमान व परिश्रमी था। अपने परिश्रम के बल पर एक के बाद एक उच्च पदों को प्राप्त किया। अल्पतगीन ने उसे अमीरुल उमरा की उपाधि दी थी। 977 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद उसने आक्रमणों से अपने जीवन का आरंभ किया। वस्त, दवार, कुसदार, बामियान, तुर्किस्तान और गोर को जीत लिया। सुबुक्तगीन के समय में गजनी और हिंदूशाही राज्य का लंबा संघर्ष आरंभ हुआ, जो सुल्तान महमूद के समय तक चलता रहा और अंततः हिंदूशाही राज्य का अंत हो गया। शक्ति ग्रहण करने के बाद सुबुक्तगीन ने उत्तर भारत की ओर कदम बढ़ाया। उस समय शाही वंश के राजा जयपाल के राज्य की सीमाएं सरहिंद से लगमांत जलालाबाद तक तथा कश्मीर से मुल्तान तक विस्तृत थी। शाही शासकों की राजधानियां क्रमशः ओड, लाहौर और भटिंडा थीं। 987 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने प्रथम बार भारत की सीमा पर आक्रमण किया तथा हिंदूशाही राज्य के कई किलों और नगरों को विजित कर लिया। जयपाल ये सहन न कर सका। उसने युद्ध करने का निश्चय किया। गजनी और लगमान के पास दोनों सेनाओं का मुकाबला हुआ। उद्बी के अनुसार दोनों दलों के बीच होने वाले मुठभेड़ में युद्धस्थल लहूलुहान हो गया, किंतु किलों पर यामनियों का अधिकार न हो सका। इसी बीच एक भयानक हिमवर्षा ने जयपाल की सेना को छिनभिन कर दिया और अंततः उसे संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जयपाल ने संधि में 10 लाख दरहम, 50 हाथी, कुछ नगरें और किले देना स्वीकार किया। उसने अपने 2 प्रतिनिधियों को अपने वचन का पालन करने का विश्वास दिलाने के लिए सुबुक्तगीन के पास भेजने के लिए वचनबद्ध होना पड़ा, किंतु कुछ दिनों बाद उसने संधि को समाप्त करने का निश्चय किया। इस कारण सुबुक्तगीन ने उसकी सीमाओं पर आक्रमण किया तथा लगमान तक के क्षेत्र को विजित कर लिया। जयपाल ने सुबुक्तगीन को पराजित करने के लिए एक बड़ी सेना एकत्र की। उसने 991 ईस्वी में अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के शासकों का संघ बनाया। फरिश्ता लिखता है कि दिल्ली, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज के राजाओं ने धन और सैनिकों द्वारा उसकी सहायता की। लगमान के निकट दोनों के मध्य युद्ध हुआ, किंतु अपने शत्रु की कुशल रणनीति और मोर्चाबंदी के सामने वह विफल रहा तथा पराजय उसके हाथ लगी। लगमान और पेशावर के मध्य समस्त क्षेत्रों पर सुबुक्तगीन का अधिकार हो गया। काबुल और जलालाबाद के सूबों को गजनी में मिला लिया गया। एक शहजादे के रूप में महमूद गजनवी ने इस युद्ध में भाग लिया था। अपनी मृत्यु से पूर्व सुबुक्तगीन ने पूरा अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमोत्तर सीमा को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे, महमूद और इस्माइल। इसमें महमूद बड़ा तथा इस्माइल छोटा था। सुबुक्तगीन अपने छोटे पुत्र से अधिक स्नेह रखता था, इसलिए मरने से पूर्व उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महमूद ये सहन करने के लिए तैयार नहीं था। उसने इस्माइल को गजनी देकर तथा बल्ख अपने पास रखकर राज्य का विभाजन करने का सुझाव दिया, किंतु इस्माइल इससे सहमत नहीं हुआ। अंत में महमूद ने इस्माइल को एक युद्ध में परास्त कर बंदी बना लिया तथा अपने पिता के राज्य पर अधिकार कर लिया। महमूद गजनवी का जन्म नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। उसकी माता गजनी के पास जबुलिस्तान की एक धनवान की कन्या थी, इसलिए महमूद को जबुली का महमूद भी कहा जाता है। 27 वर्ष की अवस्था में वह अपने पिता के राज्य का स्वामी बना। वह अजाम का प्रथम सुल्तान माना जाता है। तारीख़ गुजीदा के अनुसार सीस्तान के राजा खल्फ बिन अहमद को हराने के बाद महमूद ने सुल्तान की पदवी धारण की। इतिहासकारों ने महमूद को सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक माना है, यद्यपि उसके सिक्के पर केवल अमीर महमूद अंकित था।
उसने हिरात, बल्ख बस्त और खुरासान को विजित किया। बगदाद के खलीफा अल-कादिर बिल्लाह ने इन प्रदेशों पर उसके अधिकार को स्वीकार कर उसे यमीनुद्दौला साम्राज्य का दक्षिण भुना तक तथा अमीनुल-मिल्लत धर्म का रक्षक तक की उपाधियों से विभूषित किया। कहा जाता है कि इसी अवसर पर महमूद ने भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करने की शपथ ली।